हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं एपी सिंह। दोस्तों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी अर्थात वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी हमारा हो चुका है, रे ऑप्टिक्स हमारा हो चुका है। आज नया चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हाइगेंस के नियम से। हाइगेंस का तरंगार का नियम कह सकते हैं दोस्तों आप, या कोई और दूसरा भी कह सकते हैं, तरंग का सिद्धांत कह सकते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी कह सकते हैं आप, का तरंग सिद्धांत तरंग सिद्धांत। क्या होता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, आइए जानकारी करते पहले। सन 1678 ईस्वी में दोस्तों, सन 1678 ईस्वी में हाइगेंस नामक वैज्ञानिक, हॉलैंड के रहने वाले थे दोस्तों, हॉलैंड के रहने वाले हाइगेंस नामक वैज्ञानिक, कौन से? हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने एक ये बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंग के रूप में होता है। प्रकाश की जो किरण होती है वो एक तरंग के रूप में चलती है दोस्तों। और दोस्तों, आप जानते हैं तरंग को चलने के लिए ही तरंग चलती है, जो प्रकाश की किरण होती है तरंग, तो हमेशा तरंग स्रोत से चलती है। कोई ना कोई इसका सोर्स होगा जहाँ से तरंगें चलती हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं टाइप से सूर्य इसका सोर्स है, जहाँ से प्रकाश किरण चलती हैं। तो तरंग, इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश किरण तरंग के रूप में चलती है तथा तरंग हमेशा चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तरंग को चलने के लिए हमेशा एक माध्यम की आवश्यकता होती है। और इन्होंने एक सर्वकालिक माध्यम ईथर की कल्पना की। सर्वकालिक माध्यम कौन सा दोस्तों? ईथर। सर्वकालिक माध्यम ईथर की कल्पना की। और ईथर के बारे में उन्होंने ये बताया दोस्तों कि ईथर एक ऐसा माध्यम है जो प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जगह पर और ब्रह्मांड में, मतलब सब जगह पर व्याप्त होता है, सब जगह पर स्थित होता है दोस्तों। हर, आप कहेंगे कि यहाँ वायु में है, वायु में भी है, निर्वात में भी है, किसी व्यक्ति प्राणी के अंदर मान सकते हैं उसमें, मतलब सब जगह ये एक तरह से सर्वकालिक माध्यम था ईथर उनको। तो ईथर के बारे में उन्होंने क्या बताया, ये एक सर्वकालिक माध्यम है दोस्तों। तो इन्होंने इसकी कल्पना की थी और यह माना गया था कि ईथर का घनत्व दोस्तों बहुत कम होता है। कितना होता है? बहुत कम होता है। ईथर का घनत्व बहुत कम होता है और इसकी जो प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी जो कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रत्यास्थता अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रत्यास्थता कितनी होती है? अधिक होती है। तथा जो घनत्व होता है दोस्तों इसका, वो बहुत कम होता है। और दोस्तों, इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि ये तरंग होती हैं, ये प्रकाश स्रोत से निकल के, जो प्रकाश स्रोत होता है, मान लीजिए कोई सोर्स है, सन कह सकते हैं, कोई सोर्स है, इससे निकल के ये तरंगें सारी दिशाओं में फैल जाती हैं, सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। और ये तरंगें वस्तु पर पड़ के परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना में पड़ती हैं, जिससे कि हमको वस्तु दिखाई देती है दोस्तों। ये हमारी किसने बताया? ये हमको हाइगेंस ने बताया था। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट हमारा, तरंगाग्र क्या होता है। तरंगाग्र, तो अभी आप कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट। तरंगाग्र दोस्तों एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसमें उपस्थित सभी कण की कला जो होती है वो समान होती है। क्या होती है दोस्तों? सभी कण की कला समान होती है। अब आप कहेंगे आपने तो ये पृष्ठ और कला वगैरह ये सब क्या बता दिया, तो मैं आपको एक बार शुरू से इसका बेसिक बताता हूँ दोस्तों। बेसिक में क्या है कि किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ दोस्तों जिसमें सभी उपस्थित सभी कण एक समान कला में हो। जब किसी आप सोर्स से किसी वो निकालोगे, क्या नाम है,
जब आपके किसी सोर्स से, सूर्य वगैरह आप कह सकते हैं, वहाँ से जो तरंगें निकलती हैं तो उसके आसपास में चारों तरफ जो भी कण वगैरह होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं, कंपित होने लगते हैं दोस्तों। तो एक उन्हीं कंपन वाले में तो उन्हीं के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा पृष्ठ दोस्तों जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो यहाँ से हमारे क्या निकल के आया कि तरंगाग्र एक पृष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ होता है। एक टाइप जैसे हमारे बोर्ड है, ये एक पृष्ठ है, तो ऐसे ही एक पृष्ठ होता है। हमारे बोर्ड पर ये सब क्या है, राइटिंग में लिखा हुआ है, जो कुछ शब्द वगैरह हैं। उसी तरह से तरंगाग्र में क्या होते हैं? कण होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? कण होते हैं, और जिनकी कला समान होती है। जिनकी कला क्या होती है दोस्तों? जिनमें कला, जो भी कण की कला होती है वो समान होती है तरंगाग्र की। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया तरंगाग्र होता क्या है। और इसके बाद अगला वाला जो बात आती है कि तरंगाग्र दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि तरंगाग्र संचरण की, जो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगाग्र हमेशा कैसा होता है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। और इसलिए एक टाइप का पृष्ठ है जिसमें सबकी कला, जो कण होते हैं उनकी सबकी कला समान होती है दोस्तों। ठीक है, अगर हम तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत ऐसी तरंगें जो निकल रही हैं, उनको तरंगों को जो प्रसारित करते हैं, जो उन कण हैं, उनकी लंबवत दिशा में अगर कोई खींचे, जैसे हमारे पृष्ठ है, इसके लंबवत खींचे, तो ये जो है, ये जो चीज़ है, ये किसको डिनोट करेगी? तरंग संचरण की दिशा को डिनोट करेगी। ये तरंग संचरण की दिशा को डिनोट करेगी, मतलब इनको क्या कहते हैं? जो तरंग संचरण की दिशा को डिनोट करती है उनको किरण कहते हैं, रे कहते हैं, किरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रे। तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रे कहते हैं, जो तरंग के संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है। रे हमारी किसको प्रदर्शित करती है? रे तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है दोस्तों। ठीक है, ये क्या करती है? किरण करती है। और ये क्या होती है? ये किसके लंबवत होती है? तरंगाग्र के लंबवत होती है। अब दोस्तों आता है तरंगाग्र होते कितने प्रकार के? तरंगाग्र दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दोस्तों समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, वेव फ्रंट। नंबर 2 दोस्तों गोलीय तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र। नंबर 3 आता है दोस्तों बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है, ये 3 प्रकार के दोस्तों तरंगाग्र होते हैं। तो हमारे तरंगाग्र वाला पॉइंट खत्म होता है। आइए दोस्तों, इसके बाद अगला वाला पॉइंट है, हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया। तो वो सिद्धांत क्या कहलाता है दोस्तों? उस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आइए उसके बारे में जानकारी करते हैं। पहले हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत। दोस्तों वेरी वेरी सिंपल है ये, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ मैं आपको। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है वो उसमें मोस्टली वो होता है तरंगाग्र से संबंधित। आखिर तरंगाग्र होता क्या है, जो मैं अभी आपको बता चुका कि जब किसी मतलब के माध्यम से वो रे निकलती है, किसी सोर्स से रे निकलती है, तो उसके आसपास के कण कंपन करने लग जाते हैं। और जब कण कंपन करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है कि
ऐसे मतलब तरंगाग्र जब कण कंपन करते हैं तो उसमें एक ऐसा पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाग्र सिद्धांत का पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो आता है दोस्तों वो प्रदर्शित होता है, वो जो केंद्रित होता है वो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, द्वितीय तरंगिका पर डिपेंड करता है। ये आखिर ये नया शब्द आया है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों, आइए जानते हैं। जहाँ हमने पढ़ा कि सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों कि जो सोर्स होता है उससे निकली तरंगिकाएं और तरंगाग्र आदि तरंगाग्र वगैरह बनाए उन्होंने, और कुछ लोगों ने बनाया कुछ ने नहीं बनाया, ऐसा मोस्टली मतलब ज़्यादातर लोगों ने बनाया। तो अब यहाँ पर द्वितीय तरंगिका क्या होती है इनके बारे में ये जानकारी करते हैं कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत कार्य करता है। जैसे मान लीजिए तरंगाग्र पर है, ये कोई तरंगाग्र है हमारे एक सबसे समतल तरंगाग्र मान लीजिए, इसको क्या माने समतल तरंगाग्र, इस पर एक कण है दोस्तों, ठीक है, ये कण है, इस पर से अगर आप जाए इस पर, अब ये जो कण है एक नया तरंग स्रोत की तरह कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, एक नए सोर्स की बात कार्य कर रहा है, और इसमें से जो तरंग निकलेगी उसकी भी वही चाल होगी जो सोर्स, जो पहला वाला सोर्स है, जो मेन सोर्स है उससे जो निकली है तरंग प्रकाशीकरण, वही सेम टू सेम चाल इसकी होगी जो उसकी चाल है दोस्तों, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिसमें से नई तरंगें सभी दिशाओं में निकलती हैं। उसमें से भी सभी दिशा में निकली थी, इसमें इधर उधर उधर, इसमें से भी सभी दिशाओं में निकलेंगी, ठीक है, उसमें सभी दिशाओं में निकलती हैं। तो अगली कंडीशन क्या कह रहा है, इन नई तरंगिका को क्या कहते हैं दोस्तों, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। द्वितीयक क्यों, क्योंकि पहले उसमें से निकली थी, अब द्वितीयक ये हो गई, द्वितीय रूप में दोबारा से निकल रही है, तो ये तरंगिका कहलाती है, द्वितीयक तरंगिका कहलाती हैं। तथा दोस्तों माध्यम में द्वितीयक तरंगिकाएं उसी चाल से आगे बढ़ती हैं जिस चाल से प्रारंभिक या प्राथमिक तरंगिकाएं आगे बढ़ती हैं। इसी के साथ हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है इसका वो है, सुनिए इसके बारे में, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाएं का आवरण अर्थात उनको स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो वह आवरण उस क्षण तरंगिकाओं की नई स्थिति को प्रवेश करेगा। वाह, ये नई कंडीशन आ गई। किसी क्षण द्वितीय तरंगिकाओं के पृष्ठ को, जो द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही हैं इसके पृष्ठ को अगर खींचा जाए, जैसे कि हमने बताया कि प्राथमिक नई द्वितीय तरंगिकाएं निकली, उसी प्रकार तरंगाग्र से नए तरंगाग्र निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, यदि इन पृष्ठों से खींचा जाए, द्वितीय तरंगिकाओं से किसी एक पृष्ठ खींचा जाए तो वह एक नए आवरण को, एक नए पृष्ठ की कल्पना करता है, एक नए पृष्ठ की रचना करता है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, नया पृष्ठ कह सकते हैं, आप कहते हैं एक नया आवरण कह सकते हैं दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, तरंगाग्र की नई दिशा को व्यक्त करता है, अर्थात यहाँ पे इसकी दिशा और इसकी दिशा में थोड़े अलग अलग हो जाएंगे, मतलब अब यहाँ पे इस क्षण में इसकी दिशा इस तरंगाग्र की कोई चेंज हो जाती है दोस्तों, बदल जाती है, ठीक है। तीनों पॉइंट दोस्तों जो हाइगेंस के थे वो एक दूसरे से मिले हुए थे, मैच कर रहे थे दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों व्यतिकरण। व्यतिकरण हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से फंसता है दोस्तों, तो इसीलिए इन जो अब मैं कराने वाला हूँ, अभी तक कॉन्सेप्ट था जो, लेकिन अब मैं कराने वाला हूँ वो न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज देखिए इसमें से। व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया तरंगें निकलती हैं। अब मान लीजिए एक ही आवृत्ति की, मतलब समान आवृत्ति की दो तरंगें निकल रही हैं, एक ही दिशा में। अगर दो तरंगें हैं जो समान आवृत्ति की हैं और एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, तो उनके भिन्न भिन्न पॉइंटों पर, जहाँ भिन्न भिन्न पॉइंटों पर, मान लीजिए ये पॉइंट रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इन पॉइंटों पर जो उनका योग होगा वो अलग अलग होगा। कैसे क्या होगा, अलग अलग होगा दोस्तों। यहाँ पर उसका योग, उन दोनों का योग अलग होगा, यहाँ पर उन दोनों का योग अलग होगा, यहाँ पर माने तो उन दोनों का योग अलग होगा, यहाँ पर मानेंगे तो उन दोनों की तरंगिकाओं का जो योग होगा, मतलब कि जो कुल परिणामी आवृत्ति होगी। परिणामी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, योग करके निकालते हैं, दोनों तरंगिकाओं की आवृत्ति को योग कर देंगे, तो जो आवृत्ति का योग होगा दोस्तों, परिणामी आवृत्ति होगी, वो मैच नहीं करेगी, वो चेंजेबल होगी दोस्तों। अब इसको साइंस की भाषा में कैसे, फिजिक्स की भाषा में कैसे याद करते हैं, कैसे लिखते हैं, आइए उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। तो किसी माध्यम में, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में जाती हैं दोस्तों, एक ही आवृत्ति की हैं, तो आप कह सकते हैं सेम आवृत्ति
और सेम डायरेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एक ही दिशा में जा रही है दोस्तों। सेम आवृत्ति और सेम डायरेक्शन जब एक ही दिशा में जाती हैं दोस्तों तो क्या होता है, उनके अध्यारोपण के माध्यम से, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था, जितने भी हैं सबको जोड़ दो और परिणामी निकाल दो। अध्यारोपण का सिद्धांत डायरेक्टली कहता है कि जो परिणामी होता है वो सबका योग होता है। परिणामी क्या होता है दोस्तों, अगर A1 A2 A3 का परिणामी निकालना है तो इन तीनों को जोड़ दो दोस्तों, ये अध्यारोपण आ जाएगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत चाहे आप कहीं भी यूज करो दोस्तों, इसको कहीं पर भी लगा दो। अध्यारोपण के माध्यम से विभिन्न बिंदुओं पर 1 2 3 4 जो भी बिंदु मैंने आपको बताई, विभिन्न बिंदुओं पर दोस्तों परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग योग के बराबर, अलग अलग तीव्रताओं के योग के बराबर भिन्न भिन्न होती है, मतलब बराबर नहीं होती है। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। इस घटना को कहते हैं व्यतिकरण कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं दोस्तों। इंटरफेरेंस कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में इसको, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, व्यतिकरण कहते हैं। तो इसमें अलग अलग जो पॉइंट है आता है। अब देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में दोस्तों एक टाइप में एक चीज आती है कि जब तरंगें समान कला में होती हैं, जब तरंगें समान कला में है दोस्तों, ठीक है, तो जो उनकी आवृत्ति होती है, परिणामी आवृत्ति, वो अधिकतम होती है। परिणामी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो इस टाइप के व्यतिकरण को क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं इस टाइप के व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। एक ही पॉइंट में आपको बता दूं, जब तरंगें समान कला में होती है तो उनकी परिणामी आवृत्ति अधिकतम होती है। इस कंडीशन को, जो इस कंडीशन में व्यतिकरण निकलता है उसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जब तरंगें विपरीत कला में होती हैं, विपरीत कला में होती है, तो परिणामी आवृत्ति न्यूनतम होती है। परिणामी आवृत्ति न्यूनतम। और इस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों हम क्या, समपोषी के दूसरे क्या होता है, विनाशी कह सकते हैं दोस्तों। आप क्या कहते हैं दोस्तों, विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब मैं एक आपको बताता हूँ इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाली कंडीशन क्या होती है। उच्चिष्ट व निम्निष्ट की स्थितियां। उच्चिष्ट व निम्निष्ट की स्थितियां क्या होती हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने मानी दो तरंगिकाएं हैं जो समान, जिनकी आवृत्ति समान है दोस्तों, y1 और y2। दोस्तों हम आवृत्ति समान बात कर रहे हैं, आयाम समान हो इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उनका आयाम मान लीजिए पहले वाले का A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वाले का A2 साइन ओमेगा टी माइनस TX कह सकते हैं, या फिर प्लस में लैम्डा कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, प्लस में लैम्डा। ये सेकंड वाली तरंगिका है, ये फर्स्ट वाली तरंगिका है। तो इसमें कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, जब हम इन दोनों का अध्यारोपण के माध्यम से इन दोनों का योग निकालेंगे तो जो योग होता है वो होता है y बराबर y1 प्लस y2 इज इक्वल टू, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस लैम्डा। ठीक है, इस कंडीशन क्या, अब इसका हम परिणामी आयाम निकालें तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है परिणामी आयाम बराबर जो A होता है
कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको। तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस लैम्डा, ठीक है। और जो परिणामी तीव्रता होती है जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है वो होती है दोस्तों प्रोपोर्शनल A के, और जो A का मान दोस्तों यहाँ पर है उससे हम दूसरे यहाँ पे रख देंगे, तो सॉरी a स्क्वायर के जो परिणामी है हमारा निकला a स्क्वायर का, जो सेम टू सेम जो रियल कंडीशन है वो ही यहाँ पर रख दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर अगर इसको आप अंकमान प्रति नेता हटाएंगे तो यहाँ पे जो नियतांक आता है उसका मान 1 होता है, अर्थात I बराबर a की हो जाती a स्क्वायर के बराबर हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर आप इक्वल टू I लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो दोस्तों उच्चिष्ट व निम्निष्ठ स्थितियाँ में। अब इसका जो अगला वाला पॉइंट आता है दोस्तों वो है कि पहले इसको मिटा दूँ। दोस्तों जो भी मैंने आपको बताया था, जो फॉर्मूले बताए हैं उसमें दो कंडीशन बनती है, एक संपोषी व्यतिकरण के लिए और दूसरी बनती है विनाशी व्यतिकरण के लिए। इन दोनों की जो कंडीशन होती है दोस्तों वो दोनों अलग अलग होती हैं। आइए उनके बारे में जानकारी करते हैं। देखिए पॉइंट आउट करके मैं एक एक करके आपको दोनों बताता हूँ। तो जो संपोषी व्यतिकरण होता है सबसे पहले हम उसकी बात कर देते हैं। किसकी? संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है दोस्तों। संपोषी व्यतिकरण में जो तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है। इसमें आई जो होती है वो कितनी होती है? अधिकतम होती है दोस्तों, मैक्सिमम कह सकते हैं, ठीक है। आई मैक्सिमम के लिए अब क्या कंडीशन लागू करेंगे? इसमें जो कॉस का मान होता है, जो कॉस हमारा जो कॉस लैम्डा था आगे चल के, जो कॉस लैम्डा बराबर था कितना दोस्तों? 1 माना जाता दोस्तों, वो भी प्लस का 1। तो इसमें जो प्लस का जब 1 मानेंगे तो जो संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन बनती है वो किस टाइप से बनती है पहले आपको एक बार बता देता हूँ मैं। I बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला था। जब कॉस लैम्डा बराबर 1 हो गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा बराबर 2a1 a2 हो जाएगा। इसका मतलब ये एक फॉर्मूला बन जाता है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया दोस्तों, ठीक है। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए I मैक्सिमम का फॉर्मूला है। किसका? I मैक्सिमम का फॉर्मूला दोस्तों। यहाँ से दोस्तों अब आप देखेंगे कि जो कॉस ये लैम्डा बराबर प्लस 1 है तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो सकती है? अर्थात यदि कालांतर लैम्डा है वो कितना हो सकता है? 2n पाई, जहाँ पे n बराबर 0 1 2 3 डॉट 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 आप कुछ भी कर सकते हैं लास्ट में जाकर, ठीक है। ये है हमारी संपोषी व्यतिकरण के लिए। इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों, वो होती है कि जो पथांतर होता है दोस्तों उसका मान कितना होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये अक्सर आपको न्यूमेरिकल में यूज होगी। पथांतर डेल्टा एक्स बराबर जिसमें होता है दोस्तों वो होता है लैम्डा। लैम्डा के साथ दोस्तों एक चीज़ का गुणा होता है, वो क्या होता है? एन लैम्डा। कितना? एन लैम्डा दोस्तों। अगली कंडीशन जो होती है दोस्तों वो होती है विनाशी व्यतिकरण के लिए। सेकंड वाली कंडीशन जो है हमारी, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन होती है आइए जानकारी करते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए अब देखिए क्या कंडीशन होती है इसके लिए भी। इसके लिए दोस्तों सिंपल, उसमें कॉस लैम्डा बराबर +1 था, इसमें -1 हो जाएगा। लैम्डा बराबर -1 होगा अर्थात जो लैम्डा का मान होता है दोस्तों वो कितना आएगा? इसमें लैम्डा बराबर होता है 2n - 1 इंटू पाई। 2n - 1 इंटू पाई होता है दोस्तों इसमें जो मान होता है लैम्डा का। और यहाँ पे n बराबर दोस्तों मान हमने 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे n बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ठीक है। n बराबर किससे स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 डॉट 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 डॉट। पथांतर जो डेल्टा एक्स बराबर, पहले आपको एक बात बता दूं, फिर इसमें जो I बराबर जो मिनिमम निकलता है वो किस टाइप से निकलेगा?
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस की यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाता है, माइनस 2A1A2 इक्वल टू, क्योंकि जब कॉस अल्फा बराबर आप माइनस वन रख देंगे तो फॉर्मूले में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इक्वल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आई मिनिमम आया दोस्तों, वो आई मैक्सिमम था, अर्थात इसमें जो आई मिनिमम होती है तीव्रता होती है वो बहुत कम होती है। और पथांतर के लिए एक फॉर्मूला दोस्तों इसमें क्या है, पथांतर डेल्टा एक्स के लिए वो मैं आपको बताता हूँ, डेल्टा एक्स पथांतर के लिए दोस्तों उसमें हमारा था क्या, उसमें था हमारा एन लेमडा, क्या था दोस्तों उसमें एन लेमडा था दोस्तों, उसमें बस थोड़ी सी कंडीशन बना के 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 2, बहुत कुछ मैच कर रहा है दोस्तों। मैं मोस्टली जो हमारे यहाँ पे हम चीज़ देखना चाहते हैं वो ये है, ठीक है, ऐसे उसमें नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।